हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था है क्या, है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले कहता है अर्थव्यवस्था है क्या, है ना। अर्थव्यवस्था है क्या, तो कहता है अर्थव्यवस्था एक ढांचा है ना। ढांचा का मतलब एक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पूछेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, जो हम लोग कोई भी किसी प्रकार का काम करते हैं, काम करने के बदले उसके हमको आय प्राप्त होता है ना, वो क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। कंप्लीट है। यहां से एक पॉइंट है, लिखा है ब्राउन के अनुसार, है ना। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। कंप्लीट है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था है हम लोग को जीवन जीने के लिए, है ना, जीवन चलाने के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करने की एक प्रणाली है, जिससे कि अपना जीवन को हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए, मेन टॉपिक ये था आर्थिक क्रिया, है ना। जो भी बताएं आर्थिक क्रिया क्या है, कहता है हमारे वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ हमारा वो सभी क्रियाएं, चाहे वो काम हमको काम करने के बदले में आय प्राप्त होता है, रुपया पैसा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। कंप्लीट है। जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, हम लोग किसी प्रकार का काम करते हैं, है ना, वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, है ना, किसी प्रकार का काम करते वहां से हम लोग को आय प्राप्त होता है। कंप्लीट है। उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, और इसी को अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। कंप्लीट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब क्या हो, तो उसको पहले जानते हैं। तो कहता है ना कि उपनिवेश कैसे बनता है, पहले वो समझो। कहता है कि सबसे पहले अंग्रेज, है ना, अंग्रेज जब भारत में आया था तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, है ना। नीति अपनाकर भारत में अपना अपना वजूद बना लिया वो, ठीक है, जिसकी को वो बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगा। तो यहां तो हम लोग देखते ही हैं, सबसे बड़ा समस्या क्या है कि आज भी लोग जब दो भाई के बीच में लड़ाई होता है ना, ठीक है, देखते हैं कि कोई दो भाई है, उसको आकर किसी ने लड़ा दिया, ठीक है, फूट डाल दिया और उस पर अपना शासन करने लगा। ये होता है कि नहीं, आज हम लोग ये देखते आते हैं आज तक। अंग्रेज वही किया था, भारत में आया था, लोगों को फूट डालना शुरू किया, वो लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो देखते हैं उपनिवेश क्या है। तो कहता है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र की, कहता है जब कोई भी देश किसी बड़े, है ना, समृद्धिशाली राष्ट्र की शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है।
कहने का क्या अर्थ हुआ कि ये जब एक भारत है ना, ये, और कहते एक बड़ा देश है ना, एक बड़ा देश आकर इस पे अपना शासन करने लगे, जैसे में अंग्रेज है ना, अंग्रेज आया और भारत पे शासन करने लगा। तो ये बड़े देश का ये छोटा देश क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। कंप्लीट है? क्या कहलाएगा वो? उपनिवेश कहलाएगा। कहता है जब भी कोई बड़ा देश है ना, जब भी कोई बड़ा देश किसी देश पर उसका अपना नियंत्रण हो है ना, उसका निर्देशन हो, वो क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। अब बताइए, कोई छोटा देश बड़ा देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है? वो नहीं कर सकता। लेकिन भारत में क्या था, अंग्रेज लोग थे है ना, बहुत ही गिनती की मात्रा में वो आए थे भारत व्यापार करने। लेकिन उन लोगों को देखा कि यहाँ तो बहुत से लोग बेवकूफ है, उन लोग को लड़ा दो आपस में, उन पे फिर शासन कर लो। कंप्लीट है? डिवाइड एंड रूल अपना लिया वो ब्रिटिश जो लोग थे है ना, तो उपनिवेश समझ गए। कहता है जब भी कोई देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, उसके जितने भी व्यवसायिक और आर्थिक कार्य होते हैं उसका निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है। ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारत पर शासन किसका? अंग्रेज का। तो हमारा शासक कौन? अंग्रेज हुआ कि नहीं? अब भारत क्या बन गया? एक उपनिवेश। कंप्लीट है? कहता है भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। कहता है भारत जो है ना, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, कठपुतली था कह सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, उसका शासन था भारत में लगभग कितने सालों तक? 200 सालों तक। कोई दिक्कत नहीं था। कहता है किससे पहले? तो 15 अगस्त 1947 के से पहले लगभग 200 पहले तक उपनिवेश था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी है? लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो होता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना है क्या, इससे समझते हम क्या, कैसे जो दिखते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है उत्पादन क्षेत्रों को विभाजित करना। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कंप्लीट है? तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कितना है? 3। ठीक है, 3 भागों में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। कहता है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कहता है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। या फिर कह सकते हैं हम लोग एक सेंटेंस में, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि नहीं? कोई पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आती? कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि आते हैं। कंप्लीट है? कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए
सेकंड है हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, है ना, सेकेंडरी सेक्टर। तो कहता है वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित करते हैं। कहने का अर्थ है वैसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु का उत्पादन होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु का उत्पादन होता है, उसको किसी दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे में देखते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग टमाटर प्राप्त करते हैं, है ना, टोमेटो। इसका हम लोग किसी फैक्ट्री में ले जाएंगे कि नहीं, उद्योग में, वहां जाकर इसको हम लोग सॉस बना देते हैं। ये क्या, ये प्राथमिक क्षेत्र का सेक्टर का है कि नहीं, लेकिन इसको किसी दूसरे अंतिम रूप में प्रकार परिवर्तित कर दिए, टमाटर से क्या बना दिया, सॉस बना दिया। कंप्लीट है। ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। एक लाइन में हम लोग देखते हैं, कहता है औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। किसको, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मुंह पर दम इसको दम याद होना चाहिए, ये सब चीज कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे है, जैसे में देखें उद्योग है, निर्माण, गैस एवं बिजली। ठीक है, चलिए तृतीयक क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर या फिर टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। कहता है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है। कहता है वैसा क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के लिए, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों में जो सहायता प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर, है ना, सेवा क्षेत्र कहते हैं। कंप्लीट है। यहां पे लिखा है सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किसको, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में देखिए कि प्राथमिक द्वितीयक क्या हो गया, जैसे हम लोग धान की पैदावार उगाएं, है ना, तो वहां पर क्या क्या चीज सहायता प्रदान कर रहा है। धान की फसल को काट लिए तो इसके लिए हमको परिवहन चाहिए, है ना, तो क्या ये सहायता प्रदान कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे में धान से हम लोग को चावल बनाना है, ठीक है, चावल, इसको कहां ले जाएंगे हम लोग, द्वितीयक क्षेत्र में ले जाएंगे ना, उद्योग में ले जाकर उसको वहां क्या क्या सहायता प्रदान करेगा वो देखते हैं। परिवहन भी है ना, मनुष्य भी है, बहुत से कुछ हैं जो किसी दूसरे रूप में वो सहायता करता है। इसके अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, इंस्टीट्यूट, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए देखते हैं, एक तालिका है बना हुआ, नीचे लिखा है राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। कहता है 1991 है, दूसरा है 1997 और तीसरा है 2007। कहता है प्राथमिक क्षेत्र ना, प्राइमरी सेक्टर का 1991 में 63.6% योगदान था, लेकिन वो देखते हैं धीरे धीरे क्या हो गया, वो घटकर कितने पर चला आया, 22% पे, है ना। तब ना हम लोग पहले कहते थे भारत कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। आजादी के पहले यहाँ कृषि बहुत ज्यादा होता था। आज भी बिहार में जो लोग हैं ना, वो कृषि पे ही आश्रित हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग पॉइंट में देखेंगे, टॉपिक में इसको। तो कहते हैं आज की दृष्टि में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है,
जो आज है आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो तृतीयक क्षेत्र का। कंप्लीट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो किसका है, तृतीयक क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए यहां से। चलिए आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कहते ये क्या होता है प्रकार, हमको प्रकार जानना है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते, तो कहते हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। कौन कौन, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कंप्लीट है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद में क्या होता है, हम लोग को ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के पास होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइवेट कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। कहता है वैसा अर्थव्यवस्था, है ना, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं, ठीक है। जैसे में देख लेते हैं, मान लिया कि हमारा एक खेत है, फील्ड है ना, इस पे किसका अधिकार होगा, हमारा ना, या फिर किसी सरकार का, या फिर समाज का, नहीं ना। अगर इस खेत पर मेरा अधिकार है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो पूंजीवाद कहलाएगा, ठीक है। निजी सेक्टर कहलाएगा, वो हमारा पर्सनल है, प्राइवेट है, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, तो सरकारी कहने का मतलब किसका, उसका उस पे जो स्वामित्व होता है, उसका मालिक होता है, वो सरकार होता है। जो प्राइवेट कहने का मतलब उस पर किसी खास व्यक्ति या किसी खास कंपनी का अधिकार होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, या फिर वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। समझ में, कहता है वैसा परिसंपत्तियां का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। पूछेगा अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो कैसे बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां से। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो समझ में आ गया पूंजीवाद किसे कहते हैं, जिसमें उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में या फिर किसी कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। चलिए सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। कहता वैसा अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वैसा साधन जिसका स्वामित्व किसके पास हो, सरकार के पास हो, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर कहता है जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ये सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है ना। कहता है वैसा परिसंपत्ति जिसका स्वामित्व सरकार के पास हो,
है ना, वही सभी काम को नियंत्रित एवं निर्देशन करती हूँ। ये कहाँ लागू है? तो चीन, क्यूबा इत्यादि में, है ना। पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ स्थापित है? तो चीन, क्यूबा ये सब देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कंप्लीट है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कहता है पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। कहता है समाजवादी, है ना, और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, फ्रांस इत्यादि। कहने का मतलब भारत में देखिए तो कुछ भाग ऐसा है जो सरकार के अधीन है, कुछ ऐसा है जो किसी व्यक्ति के अधीन है ना। जैसे में देखते हैं कुछ ऐसा भी है जिसपे सरकार और किसी व्यक्ति, कंपनी का अधिकार है। जैसे में देखते हैं LIC, है ना, इसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का भी है और कुछ शेयर नॉन गवर्नमेंट का भी है ना। ऐसा बहुत सा है। जैसे में भी देख रहे हैं रेलवे का प्राइवेटीकरण, है ना, निजीकरण। कहता है पहले रेलवे सरकारी है, उस पर किसका अधिकार है? तो सरकार का, कंप्लीटली सरकार का है ना। लेकिन इसे क्या किया जा रहा है? प्राइवेट, निजीकरण किया जा रहा है, कि जिसपे कुछ का अधिकार निजी व्यक्ति का होगा, निजी कंपनी का होगा, और कुछ पे अधिकार किसी सरकार का होगा। कंप्लीट है यहां तक? अगर यहां तक दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास। तो कहता है प्रोफेसर रोस्टोवी के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। कहता है प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार कथन है आर्थिक विकास जो है एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। वो क्या है? आर्थिक विकास है। ठीक है। कहते हैं मौद्रिक विकास, मुद्रा के विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक विकास बोलते हैं मुद्रा के विकास को, है ना। पहले वस्तु विनिमय, मुद्रा प्रणाली, चेक, ये सब क्या है? मौद्रिक विकास है ना। तो इसमें हम लोग दो टॉपिक महत्वपूर्ण है हमारा, समावेशी विकास, है ना, समावेशी विकास और सतत विकास। देखते समावेशी विकास क्या है। कहता है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से, है ना, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, विकास के लाभ से कोई भी वर्ग अछूता न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। जैसे में कि कोई एक गांव है ना, मान ले कोई एक गांव है जिसमें कई घर हैं, ठीक है। जैसे में देखते होंगे कि गांव में अगर रोड बनाया जाए, है ना, देखते हैं किसी के घर के पास का रोड छोड़ दिया जाता है, किसी को बना दिया जाता है, ठीक है। तो क्या विकास के लाभ से छूता रह गया कि नहीं? कि एक कोई गली है, इस गली का पक्कीकरण हो गया और ये गली जो है कीचड़ मिट्टी का है ना, वहां कोई भी लोग जाने से हिचकते, तो क्या ये समावेशी विकास कहलाएगा? ये नहीं ना। तो वही कहता है विकास की प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, विकास के लाभ से कोई भी वर्ग अछूता न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। बस याद कर लीजिए समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो क्या है? तो आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे,
समावेशी विकास कहलाता है। कंप्लीट है। अगला देखते हैं। सतत विकास, है ना। सतत विकास क्या है? कहता है ब्रूंडलैंड के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी को देखे अपनी योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? विकास की वैसी प्रक्रिया है ना जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसको बेगर, है ना, अंदाज की, बेगर कोई समझौता किए उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? हम लोग इतना इसका उपयोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को मिले या न मिले, लेकिन हमारी आवश्यकता पूरा हो रहा है कि नहीं, है ना। इस चीज को हम लोग ध्यान रखते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी पेट्रोल, डीजल की राशन, कोयला, गैस देखे या न देखे। कंप्लीट है। तो सतत विकास में क्या होता है? विकास की वैसी प्रक्रिया जिसे वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की पीढ़ी को देखे, बिना कोई समझौता किए पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है। और किसके अनुसार? ब्रूंडलैंड के अनुसार, है ना। जैसे में देखिए कोयला, कोयला का हम लोग इतना उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में ये है या न है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा उपयोग हमारा उपयोग में ये होना चाहिए। जल, जैसे पानी का हम लोग उपयोग कितना बेहिसाब कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग ब्रश करते हैं, उसमें ब्रश नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भविष्य के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। आने वाली पीढ़ी को पानी मिलेगा या नहीं? पानी मिलेगा, लेकिन शुद्ध पानी नहीं, पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, है ना। ये होता है सतत विकास होता है। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें बताएं, कमेंट जरूर करके बताएं, किसी भी डाउट के लिए, है ना। बस अगर इसका आप लोग नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ क्लास 10th का ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। या तो हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9297760641 पे। ठीक है। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो इससे अच्छा वीडियो के कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, कि उन लोग भी कुछ सीख सकें। ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ।